अगर कोई सिस्टम जो है अपनी पोजीशन के जो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उसके अराउंड जब मूव वाइब्रेट करता है, उससे हम उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ऑसिलेट मीन्स कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड जो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, यानी ऑसिलेशंस, यानी एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का स्मॉल हो, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, तो फिर वो जो ऑसिलेशन है उससे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा जाएगा फिर इसमें और पैरामीटर जो है वो इफेक्टिव हो जाते हैं। तो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स की करस्पॉन्डिंग ऑसिलेशंस उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेली लाइफ में इसकी बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास उसमें जो कोई भी हमारे पास वॉल क्लॉक्स हैं, वॉल क्लॉक्स का जो पेंडुलम है वो क्या है, वो स्मॉल ऑसिलेशंस के साथ मूव कर रहा होता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा होता है। इस तरह क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं, तो एटॉमिक क्लॉक में जो हमारे पास जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं या एटॉमिक क्लॉक्स हैं, उनमें जो भी उनकी मूवमेंट है ऑसिलेशंस की, वो क्या होती है, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए होती है, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए होती है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशंस को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है ऑसिलेशंस का। ऑसिलेशंस के इस टॉपिक में हम ऑसिलेशंस की, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की या सिंपल हार्मोनिक मोशन की या ऑसिलेटर की हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिपेंडेंस किस पे है, और उस डिपेंडेंस के लिए हम हुक्स लॉ को स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस यानी ऑसिलेटर्स को देखने के बाद हम फिर देखेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस मींस कि जब ऑसिलेटर, कोई भी हमारा पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये ऑसिलेशंस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता विद द पासेज ऑफ टाइम। तो ये ऑसिलेशंस क्या कहलाते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। फिर हम एक और नेक्स्ट थर्ड टॉपिक में इसमें स्टडी करेंगे कि अगर हम ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, तो हमें फिर क्या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो फिर ऐसा ऑसिलेटर्स कहलाता है ड्राइवन ऑसिलेटर या ड्राइवन ऑसिलेशंस ऑफ दैट ऑसिलेटर्स। यानी जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ऑसिलेशंस को हम कंटिन्यू करते हैं तो फिर ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, ड्राइवन ऑसिलेशंस। तो ये हमारे इसमें इस चैप्टर की ऑसिलेशंस के चैप्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है तीन मेन टॉपिक्स में होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए जो डिपेंडेंस है वो किन पैरामीटर्स के लिए, उसके लिए हम देखेंगे हुक्स लॉ। इससे फेमिलर है ये, जब से आपने ऑसिलेशंस के टॉपिक्स स्टडी करने स्टार्ट किया तब से आप इस हुक्स लॉ से फेमिलर हो गए, क्योंकि ये बेसिक लॉ है जो ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करता है। और इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। हमारे पास कोई मैस जो है किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उस स्प्रिंग का एक एंड जो है किसी सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है वो किसी मैस एम के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो फिर उसकी उस मैस को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से पुल करके जब उसे रिलीज करेंगे, तो पुल करके राइट जब उसे रिलीज करेंगे तो रिलीज करने पर जो स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया था, तो स्प्रिंग की जो इलास्टिक फोर्स है उस मैस को वापस इक्विलिब्रियम की तरफ पुल करेगी। तो इस स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स जो मैस को वापस इक्विलिब्रियम की तरफ पुल कर रही है, ये क्या कहलाती है, रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। और ये डिपेंड करती है स्प्रिंग कांस्टेंट पे और उस डिस्प्लेसमेंट पे जिस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हमने उसे पुल किया था। तो ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एफएक्स, अगर हॉरिजॉन्टली हमने उसे जो मैस और स्प्रिंग की जो ज्योमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल है, अलग एक्सिस है, तो फिर इसके लिए हम एक्स सब्स्टिट्यूट यहाँ पे यूज करें एफ एक्स डिपेंडिंग ऑन एक्स। ये देखें, ये रिलेशन नंबर 5.1 की लेफ्ट साइड पे जो फोर्स है इसके साथ दो दफा एक्स लिखा गया है। तो जो एफ एक्स, ये एफ एक्स मीन्स कि ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो ब्रैकेट में एक्स है ये बता रहा है कि हमारे पास ये फोर्स की डिपेंडेंस है वो एक्स वेरिएबल पे है, यानी एक्स वेरिएबल मीन्स डिस्प्लेसमेंट पे है। तो राइट साइड पे आपके पास क्या है, माइनस के एक्स। तो ये हमारा हुक्स लॉ है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है हमारे मैस का। तो
यहाँ पे हमारे पास जो के है ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। के हमेशा या ये पॉजिटिव होता है, जो फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है, के पॉजिटिव मीन्स इसका मतलब ये होगा कि जब हम इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब इक्विलिब्रियम पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो वहां पे इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और जब एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, यानी एक्स हम डिस्प्लेस कर देते हैं राइट साइड पे किसी इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन में, एक्स पॉजिटिव होगा तो फिर फोर्स क्या होगी, फोर्स विल बी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मीन्स कि वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे है तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की, ये बात याद रखें, ये रीस्टोरिंग फोर्स किसकी है, स्प्रिंग की है, जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हमारा मास क्या अटैच्ड है। तो रीस्टोरिंग फोर्स होगी डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरह हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ रहेगी, और वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखते हैं ओक्स लॉ के यूज करते हैं, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सब कह सकते हैं, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये यू एक्स है, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करिए, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करिए, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की ये जो वैल्यू है या ये जो रिलेशन है इसको हम अभी ड्राइव करते हैं। हम ये इसमें अज्यूम करते हैं, कंसीडर एन आर्बिट्ररी कंजर्वेटिव वन डायमेंशनल सिस्टम। यहाँ पे देखें कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव सिस्टम है which is specified by coordinate x in along x axis है, तो पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंस क्या होगी, x पे होगी, x वेरिएबल पे होगी, x डिस्प्लेसमेंट पे होगी। सपोज दैट द सिस्टम हैज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पोजीशन x इज इक्वल टू x नॉट, यानी उसका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो किस पोजीशन के लिए, x इज इक्वल टू x नॉट। x नॉट हम मोस्टली जीरो ले लेते हैं, ओरिजिन पे ले लेते हैं, we may as well take to the origin at x naught is equal to 0, यानी ओरिजिन पे हम ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर हम ओरिजिन पे ले लेंगे तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये क्या हो जाएगी, ओरिजिन पे यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए जो मूवमेंट है उसको स्टडी करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्मॉल ऑसिलेशंस के करस्पॉन्डिंग, स्मॉल ऑसिलेशंस मींस कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्मॉल, यानी x की वैल्यू स्मॉल, जब x की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके लिए हम टेलर सीरीज यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल वैल्यू x। इसे हम एक्सपेंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल x दिस विल बी इक्वल टू u नॉट। ये u नॉट बेसिकली यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हम ले रहे हैं कहाँ पे ले रहे हैं, x इक्वल टू नॉट पे, 0 पे ले रहे हैं, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी f स्क्वायर एंड प्लस 1। ये टेलर सीरीज से फैमिलियर है, तो ये स्मॉल वैल्यूज के लिए यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की स्मॉल वैल्यूज की तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन को। अब इसमें देखिए हमारे पास जो पहली वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी है 0। अब पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0 पे, पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि हमारे पास वो क्या है, वो मिनिमम लोकेशन है, मिनिमम पोजीशन है, तो मिनिमम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, और वो क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू x है, ये भी हमें पता है कि x इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब x 0 होगा तो हमारे पास ये क्या होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इस तरह लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होता है, 0 होता है, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो फिर सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास इन पहली 3 टर्म्स में से जो पहली 2 टर्म्स है वो क्या होंगी, 0 हो जाएंगी, और सिर्फ थर्ड टर्म हमारे पास बचेगी। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, हाफ into second derivative of potential energy at equilibrium position into x square। अगर ये जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसको हम इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल k, पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू अगर हम k की को ले लेते हैं तो हमारे पास ये जो रिलेशन है 5.2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u पोटेंशियल एनर्जी
ये डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल एक्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 0 और थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। और जो हायर टर्म्स हैं हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देते थे क्योंकि मिनिमम वैल्यूज के लिए हायर टर्म्स की जो वैल्यूज है वो और निगलिजिबल हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास 5.2 रिलेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। So this is potential energy for small displacement for anybody which is displaced from stable equilibrium. तो हुक्स लॉ जो है हमेशा ऐसी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या होता है वो वैलिड ही रहता है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल जो सेकंड डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगेटिव ले लेते हैं, जो हमने भी कहा है ना कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है उसे हम के की इक्वल ले रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव ले लेते हैं फिर क्या होगा कि हमारे इस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम हो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पे हमारी यहाँ पे वो टॉपिक जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से कंसर्न नहीं है। हमारा जो ये टॉपिक है ऑसिलेशंस का ये किससे स्टेबल इक्विलिब्रियम से कंसर्न है। इसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल 5.1 है, ये आप कर सकते हैं द क्यूब बैलेंस्ड ऑन अ सिलेंडर। इसमें आपके पास ये एग्जांपल ये है, इसकी जो बेसिक एग्जांपल जो स्टेटमेंट है जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो एग्जांपल नंबर 4.7 दी गई है, उसी को यहाँ पे दोबारा यूज किया गया है फॉर टू प्रूव हुक्स लॉ। ये आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट है, इसकी जो हमारे पास जो मूवमेंट है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, इसे हम क्या कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें हमारे पास जो है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें दो चीज़ें हैं। अब एक तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट के लिए न्यूटन सेकंड लॉ भी फुलफिल करेगा, और दूसरा ये क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन है तो हुक्स लॉ भी क्या है फुलफिल होगा। हुक्स लॉ के लिए अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को मजीद डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा फिगर नंबर 5.1। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और हुक्स लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे हमारे पास मैस जो है, मैस विद पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, ई है। टोटल एनर्जी ई अलॉन्ग वाई एक्सिस एनर्जी है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स की दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं मैक्सिमम वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जब हमारा सिस्टम है, जो बॉडी है वो ऑसिलेट कर रही है, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे उसकी जो टोटल एनर्जी वो क्या होगी, ई की इक्वल होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी ई की इक्वल है वो बेसिकली क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वो जो टोटल एनर्जी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, और वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के इन बिटवीन, लोकेशन ओ और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी होगी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के दौरान हमारा पार्टिकल क्या है, वो मूव कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑसिलेट कर रहा होता है। जब ऑसिलेट कर रहा है तो मोशन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और ड्यू टू सम हाइट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो फिर ये टोटल एनर्जी ई जो है दैट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस पे एम्पलीट्यूड ए के लिए और माइनस ए के लिए एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर हमारा पेंडुलम क्या है, वो हमारा वहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। तो रेस्ट में आने की वजह से वहाँ पे उस इंस्टेंट के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के इंस्टेंट के लिए, उस पेंडुलम की या ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम हाइट की वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम रहेगी। तो ये हमारा बहुत इसमें एक्सप्रेशन जो है बहुत फिगर नंबर 5.1 में इसे स्टडी कर लीजिएगा। हुक्स लॉ और पोटेंशियल एनर्जी के जो आपस में कॉम्बिनेशन है उसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया है, किसी जो डिपेंडेंस है पोटेंशियल एनर्जी की, वो जो डिस्प्लेसमेंट पे है वो कैसे है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से जब ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसकी जो मोशन है उसका हमें स्टडी करना है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सॉल्व करनी है। याद रखें, जब भी हम कहते हैं कि हमने मोशन स्टडी करनी है, हम क्या करते होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी करने का मतलब यह है कि हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं या एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं या उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं।
लेकिन उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम उसको उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए पहले इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन ऑफ मोशन भी कर सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ जब हम फाइंड कर लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम मोशन के दीगर जो पैरामीटर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं वही हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कि कंसीडर अ कॉर्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक अटैच्ड टू अ फिक्स्ड स्प्रिंग। हमारे वही जो हमने पहले डिस्कस किया है कि स्प्रिंग के साथ मैस ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग का एक एंड जो मैस के साथ कनेक्टेड है, या किसी कॉर्ड ऑफ मैस एम के साथ कनेक्टेड है, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो किसी सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। ये फिगर नंबर 5.3 यहाँ पे दिया गया है। 5.2 में देखें, ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ मैस एम है, एक स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच है, स्प्रिंग का दूसरा एंड क्या है किसी सपोर्ट के साथ रहता है अटैच है, और x इज इक्वल टू 0 पे ये इसकी क्या है कॉर्ड की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब कॉर्ड को हम राइट साइड पे डिस्प्लेस करते हैं थ्रू डिस्प्लेसमेंट x। तो राइट साइड पे से पुल करने के बाद जब रिलीज करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, पुल करने के बाद जब रिलीज करते हैं देन जो है रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग की है रिस्टोरिंग फोर्स से वापस से इक्विलिब्रियम की तरफ पुल करती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो कॉर्ड को हम राइट साइड पे पुल कर रहे हैं, वो जो पुल कर रहे हैं उसको हमने स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर पुल करना है। ये नहीं कि आप उसे इतना पुल कर दें कि स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट से बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स जो है प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से है, इलास्टिक बिहेवियर की वजह से है। अगर उससे ज़्यादा पुल कर देंगे तो उसका इलास्टिक बिहेवियर डैमेज हो जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स फिर एग्जिस्ट वो अप्लाई नहीं कर सके स्प्रिंग कॉर्ड पे। तो यहाँ पे हम हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। हुक्स लॉ में हमारे पास क्या है, Fx इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, और ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये रिस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल है, ma की इक्वल। ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ma, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी x डबल डॉट। इसका मतलब ये हुआ mx डबल डॉट इज इक्वल टू फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हमारे पास फिर जो लेफ्ट पे mx डबल डॉट है दिस विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, और m को अगर आप राइट साइड पे ले जाएं तो फिर x डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस के बाई एम इनटू x, और k बाई एम को हम एक रिलेशन में ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, यानी वेयर k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, x डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, या x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 0। ये रिलेशन नंबर 5.4। यहाँ पे जो ओमेगा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और angular frequency of chord with which chord will oscillate। यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा जो है स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, जिसकी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा जो कॉर्ड है वो ऑसिलेट करता है। फ्रीक्वेंसी मींस कि हमारे पास पर सेकंड जो उसकी ऑसिलेशंस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, पर सेकंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो हम किससे फाइंड करेंगे, इस रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। क्योंकि ऑसिलेशंस किस पे डिपेंड करेंगी, ऑसिलेशन डिपेंड करेगी जो मैस है, जो कॉर्ड है उसका मैस क्या है, और क्योंकि कॉर्ड का मैस अगर हैवियर होगा तो ऑसिलेशन क्या होगी, कम होगी, स्लोअर होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और दूसरा, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू अगर हायर होगी फिर ऑसिलेशन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है कॉर्ड के मैस के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का उसकी स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉर्ड इन दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे देखें, वी शैल सी इवेंचुअली दैट दिस इट अप्लाइज टू मेनी डिफरेंट ऑसिलेटिंग सिस्टम्स। यानी यही जो हमारे पास बेसिक अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटर फाइंड किया, इसको भी आगे हम सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशंस जो है जो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत से ऑसिलेटिंग सिस्टम्स के लिए ये बेसिक रिलेशन है, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है फाई या थीटा, और उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर जो हमारे पास क्या है वो फाई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, फाई डबल डॉट होगा, फाई डबल डॉट। तो फिर उसके लिए जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, फाई डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फाई,
ये हमारे पास आ जाएगा उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। तो यही जो बेसिक इक्वेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये बहुत से सिस्टम्स की हम यूज करेंगे। अभी हम इसी जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी डिफरेंट फॉर्म, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और ये इसका किसी भी, ये हमारे पास है क्या, सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन की फॉर्म है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वही बेसिक जो हमारे पास रूल्स हैं को यूज करते हैं। इसकी जो सोल्यूशन है इसका, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास जो आ जाएगी, इससे आप फैमिलियर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लीजिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब उसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल है, वो क्या है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है इस इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक्स वेरिएबल का हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आउट ओमेगा टी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आउट ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आउट ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल माइनस आउट ओमेगा टी। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये जो दो सॉल्यूशंस है हमारे पास, ये दोनों सॉल्यूशन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सॉल्यूशंस है किसकी, इक्वेशन 5.4 इक्वेशन ऑफ मोशन है सी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, उसके लिए इक्वेशन ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन है। और इनका जो, अगर ये दोनों जो हैं उसके, उस इक्वेशन के हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मजीद हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अगर सॉल्यूशंस हैं तो इनका जो हमारे पास सुपरपोजिशन होगी वो भी क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यानी x विल बी इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल आउट ओमेगा t प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस आउट ओमेगा t। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, ये सेकंड टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस आउट ओमेगा t है। यहाँ पे c1 c2 क्या है, दो कांस्टेंट्स हैं। तो ये जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है दोनों सॉल्यूशंस का, दैट विल आल्सो बी सॉल्यूशन ऑफ that second order linear homogeneous differential equation for simple harmonic oscillator। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है, इससे आप फैमिलियर है, अपन डिफरेंशियल इक्वेशंस काफी प्रैक्टिस की होगी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की। और हमारे पास ये सॉल्यूशंस है, आप इसकी डिपेंडेंस अब किस पे है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसकी किस पे है, जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं c1 और c2 उन पे इस x की वैल्यू डिपेंड करेगी। x मैंने इसलिए बोला है कि x बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर। तो जब भी आप किसी इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टडी करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करने का मतलब ये है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं उसमें, हम उसमें एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं या वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्ट इस इक्वेशन से आ रहा है, इक्वेशन नंबर 5.4 ये बेसिक इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये x डबल डॉट के एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, वेलोसिटी की मिल जाएगी। मजीद इसको इसका सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन हमारे पास 5.5 रिलेशन में आ रहा है। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की उसका डिस्प्लेसमेंट के लिए रिलेशन है। अब इसी सॉल्यूशन को जो हमारे पास ये रिलेशन नंबर 5.5 में आ रहा है, रिलेशन नंबर 5.5 में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम एक और फॉर्म देखते हैं कि साइन कॉस के रिलेशन में ये रिजल्ट क्या होगा। साइन एंड कोसाइन सॉल्यूशंस ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमें पता है हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, हम इसे cos sin फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, cos ओमेगा t प्लस माइनस आयोटा sin ओमेगा t, यानी प्लस के लिए प्लस होगा और माइनस के लिए माइनस होगा, यानी एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t विल बी इक्वल टू cos ओमेगा t प्लस आयोटा sin ओमेगा t। ये वैल्यू हम पुट करते हैं रिलेशन नंबर 5.5 में। जब रिलेशन नंबर 5.5 में पुट करेंगे, ये यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी, cos ओमेगा t प्लस आयोटा sin ओमेगा t, और एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, cos ओमेगा टी माइनस आयोटा sin ओमेगा टी। तो cos वाली टर्म अलग करने और sin वाली टर्म अलग करने, हमारे पास ये रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिलेशन नंबर 5.6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स टी विल इक्वल टू, ये cos की टर्म क्या होगी c1 प्लस c2 cos ओमेगा टी प्लस आयोटा इनटू sin की टर्म्स क्या होगी c1 माइनस c2 इनटू sin ओमेगा टी।
C1 प्लस C2, इससे अगर कांस्टेंट एक दोनों कांस्टेंट है, C1 और C2 दोनों कांस्टेंट है, इन्हें हम एक और कांस्टेंट में ऑब्जर्व कर देते हैं, कांस्टेंट B1 में, यानी C1 प्लस C2 will be equal to is equal to if is equal to B1 then x will be equal to B1 cos omega t, और जो सेकंड टर्म है हमारे पास कांस्टेंट है आयोटा into C1 minus C2, इन्हें एक सेकंड कांस्टेंट B2 में ऑब्जर्व कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल जो सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, x will be equal to B1 cos omega t plus B2 sin omega t। यहाँ पे हमारे पास जो किया है B1 और B2 जो है ये सिंपल के हमारे पास नए ऑप्शंस आ गए हैं इन दोनों टर्म्स के, cos और sin टर्म्स की, और इसकी वैल्यू ये रिलेशन नंबर 5.7 में। तो इक्वेशन 5.6 जो है ये बेसिकली क्या है, ये इक्वेशन 5.6 भी, इक्वेशन 5.6 भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन है, और हमें उसका डिस्प्लेसमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब हमारे पास यहाँ पे ये दोनों फंक्शन है 5.6 में रिलेशन है, 5.6 के रिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट के लिए cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी, ये दोनों क्या है, रियल फंक्शंस हैं, दोनों रियल फंक्शन हैं। तो फिर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करेगी, कांस्टेंट B1 और कांस्टेंट B2 पे, ये दोनों जो ऑप्शंस हैं इन दोनों पे डिपेंड करेगी। और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, रियल वैल्यू होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की रियल वैल्यू के लिए हमारे पास B1 और B2 दोनों ये भी क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, तभी हमारे पास जो रिलेशन 5.6 से वो क्या है, रियल वैल्यू देगा डिस्प्लेसमेंट की। हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, जो B1 और B2, जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो B1 और B2 किसी भी प्रॉब्लम में हमें B1 B2 की जो वैल्यूज है वो फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी, कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन होगी, उन इन्फॉर्मेशंस को यूज करते हम B1 और B2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एट टाइम t0 पे हमारे पास क्या होगा, जो 5.6 रिलेशन है, टाइम t0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t यानी cos 0 1 और sin ओमेगा t जब 0 है तो sin 0 0, तो x will be equal to B1 into 1, यानी x will be equal to B1 at time 0, ये टाइम t0 रहना है, यानी x at 0 will be equal to B1 plus 0, या x at 0 will be equal to B1। इसका मतलब है हमारे पास जो B1 है that is just initial position, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कि B1 is the just initial position of x at time t0, और इसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं x is equal to x नॉट। अब हमारे पास x नॉट की ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम x की इस वैल्यू को, ये 5.6 रिलेशन में है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, मोशन की कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, वेलोसिटी। तो हम इस रिलेशन नंबर 5.6 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जाएगी, b की वैल्यू या B1 की वैल्यू x नॉट पुट कर दें, B1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x नॉट यहाँ पे पुट कर देते हैं, या x0। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये cos वाली टर्म पहले क्या हो जाएगी, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और सेकंड cos वाली टर्म क्या हो जाएगी, साइन वाली टर्म क्या हो जाएगी cos में, क्योंकि डेरिवेटिव हमने लेना है ना, लेफ्ट साइड पे x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, राइट साइड पे cos का डेरिवेटिव लेंगे वो साइन हो जाएगा, और सेकंड टर्म में साइन का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा cos का, और जब टाइम t0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा B2 cos ओमेगा t था वो क्या हो जाएगा 1 तो ओमेगा B2। सो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो B2 ओमेगा या ओमेगा B2। So by differentiating 5.6, we can identify the omega B2, the initial velocity V naught। तो इस तरह हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे मजीद आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास